वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा चांद, कुछ इसी प्रकार की मुझौवन लोग पूछते रहे। तो कोने में बैठे हुए, पिछली कतार में बैठे हुए अंबेडकर की ओर कुछ सुबुगा रहे थे। अंबेडकर उनकी तरफ इशारा करके कहा कि अच्छा आप बताओ। तो उन्होंने कहा यह जो कोने में पानी का घड़ा रखा हुआ है, हम उसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और न जाने कब तक धोते चले जाएंगे। आप हर बात पर बैठकर तालियां बजाते हैं। ब्राह्मणवाद की आलोचना की जाए, मनुवाद की आलोचना की जाए, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। सवाल यह है, मैं तो 10-15 साल से उसकी आलोचना करता चला आया हूं और बड़े जोशो खरोश के साथ करता चला आया हूं, लेकिन मैं अब समझता हूं कि उन लोगों की आलोचना करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप अपना सोचिए, अपने समाज को एकजुट कीजिए, अपने समाज में जागरण पैदा कीजिए, जैसे जिन महापुरुषों का नाम आप लोगों ने लिया है उसको किया गया। मैं यह चाहता हूं, जहां कहीं जाता हूं उसको व्यवस्था करता हूं कि किसी भी एकेडमिक विचार गोष्ठी में सबसे पहले हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ होना चाहिए। हम भारत के लोग से आप लाख अम्बेडकर की बात करें, उनकी बात करें और कितना उनके मानते हैं। अगर संविधान रहेगा तो देश भी बचेगा, संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। हम उसका कितना सम्मान करते हैं। इसलिए कम से कम अपनी विचार गोष्ठियों में हम भारत के संविधान की जो परिभाषा है उसका पाठ करें। और फूल माला देने की बजाय, जब मैंने बंबई में सीखा, पेरियार ललाई सिंह की बड़ी बात हुई और दलितों ने पेरियार ललाई सिंह पर आयोजन करके हम लोगों को जगाया। पिछड़ों को तो उसकी कोई जानकारी ही नहीं थी और यादवों को तो खैर बिल्कुल नहीं थी। तो बंबई में जब मुझे पेरियार ललाई सिंह की जयंती पर बोलने के लिए बुलाया गया और बंबई में जो काम करने वाले पूर्वांचल के बहुजन समाज के लोग थे, कोयली थे, पटेल थे, यादव थे और तमाम इस प्रकार की जातियां जो हैं, उन लोगों ने एक संगठन बनाया था और कहा था, हालांकि बड़ा कुछ लोगों को हास्यास्पद लगता था, कहा कि वे मनुवादी कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक दलित कैसे गर्व से कह सकता है कि हम हिंदू हैं जब उसको विरासत के रूप में जलालत, अपमान और घृणा ही मिली हुई हो। इसलिए उन्होंने कहा एक भारतीय शूद्र संघ बनाया था और यह कहा था कि अगर उसे खत्म करना है तो गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। गया है वहां पर। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक जीवन में भी उन्होंने उन चीजों को उतारा है। मैं जब वहां गया तो कुशवाहा वहां थोड़ा ज्यादा सक्रिय है, मौर्य। तो उनके घर का गृह प्रवेश था, तो आयोजन में जाने के पहले यह हुआ कि उनके गृह प्रवेश में चले और उनके बारे में जो मैंने सुना था, एक कुशवाहा ने अपने गृह प्रवेश में किसी बौद्ध को या किसी पंडित को नहीं बुलाया था, एक भंगी को बुला करके अपने उसका उद्घाटन कराया था। ऐसा साहस पैदा कीजिए। और वहां जब मैंने देखा उन लोगों को, वह जज्बा अद्भुत था। दूसरी बात यह है, वहां मैंने देखा कि जिसको सम्मानित करना है, और सब पूर्वांचल से गए थे, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, इधर के सारे लोग वहां बंबई में रहते हैं। जौनपुर वालों ने गमछा दिया था पूरा, यानी हर आदमी को एक गमछा जौनपुर का वहां से होता था, दिया जाता था। कोई फूल माला नहीं,
कोई संचालक नहीं, संचालक भी बैठ बैठता था, कोई मंच नहीं है, सारे लोग बैठते थे, मंच के लोग नीचे बैठते थे। एक संचालक इसीलिए बैठता था कि उसका पांव में दिक्कत थी, वहां सब बैठते थे। जिसको सम्मानित करना होता था उन्हें वहां भारत का संविधान की लाट लगी हुई थी। भारत का संविधान इनहेलेशन ऑफ कास्ट और बुद्ध एंड हिज धम्मा, अंबेडकर की ये 3 महत्वपूर्ण किताबें वहां पुरस्कार दी जाती थी। भारत का संविधान खत्म होने लगा तो जातिवाद का विच्छेद चलने लगा, बुद्ध और उसका धम्म चलने लगा। ये सीखा था मैंने, और मैं चाहता हूं कि दलितों के आयोजन में, बहुजनों के आयोजन में हम कम से कम पुस्तकों को इस प्रकार से दें और उनको लगे कुछ बहाने लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे, उस बहाने लोग उसको देखेंगे और कितनी हमारी आजादी हुई है। इतना हम बात करते हैं ले लेकर के। एक वाकया होता है कि आज डॉक्टर अंबेडकर भी हमारी तरह से, आपकी तरह से एक सामान्य आदमी थे, एक दलित के बच्चे थे। प्राइमरी स्कूल में ये बच्चे पढ़ते थे तो डॉक्टर अंबेडकर पिछली कतार में चाट बोरा जो बिछा होता था उस पर जाके बैठते थे। एक बार एक डिप्टी साहब मुआयना करने के लिए आए, पहले आते थे, मुझे पता नहीं कि अब आते हैं कि नहीं आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वे जाया करते थे देखने की पढ़ाई लिखाई कैसी होती है। वे बच्चों से सवाल पूछते थे। जैसे मुझे याद है कि एक जमाने में एक डिप्टी साहब ने पूछा कि तिब्बत की राजधानी क्या है, बच्चों बताओ। अब बच्चों को कहाँ पता है, उनके अध्यापकों को भी पता होगा। तो पीछे से एक अध्यापक ऐसे ऐसे कर रहा है, लासा, तिब्बत की राजधानी लासा। तब भी बच्चे नहीं बोल पाए। तो अंबेडकर के विद्यालय में जो डिप्टी साहब गए तो उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा चांद। कुछ इसी प्रकार की बुझावन लोग पूछते रहे। तो कोने में बैठे हुए, पिछली कतार में बैठे हुए अंबेडकर की ओर कुछ बुगा रहे थे। अंबेडकर उनकी तरफ इशारा करके कहा कि अच्छा आप बताओ। तो उन्होंने कहा यह जो कोने में पानी का घड़ा रखा हुआ है हम उसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये जलालत डॉक्टर अंबेडकर ने खुद भोगी थी, संघर्ष किया था हमारी आपकी तरफ से। और यह संघर्ष क्या घड़ा, पानी का वह घड़ा आज भी आजाद हुआ? आजादी के कितने साल बीत गए, अभी अभी तमाम घटनाएं आ रही थी। एक विद्यालय में एक दलित बच्चे ने अध्यापक के पानी के घड़े को छू दिया, उस अध्यापक को, उस बच्चे को मार मार के उसकी हत्या कर दी। कई जगह घटनाएं आई, राजस्थान में आई, यहाँ आई, और आज भी हमारे दलित बच्चे पानी का घड़ा छूने के लिए मारे जा रहे हैं। उस पर हम क्या कर रहे हैं, ये महसूस करने की बात है। इसलिए जिस रैदास पर हम बात कर रहे हैं वह रैदास हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है रहे। शिक्षा संस्थानों की बात देख लीजिए, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में मेरे जमाने में तो नहीं थे। अब मेरी दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, शायद उसके जमाने में आए हो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो लगता है कि नहीं आए हैं। न बीए में पढ़ाए जाते थे, न कहीं पढ़ाए जाते थे। कबीर पढ़ाए जाते थे, बीए में मीराबाई भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन रैदास का नाम मैंने नहीं सुना था। हमारे जो बड़े बड़े आलोचक हिंदी के रहे हैं, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, ये तमाम मैनेजर पांडे या विश्वनाथ त्रिपाठी, ये सारे के सारे मार्क्सवादी आलोचक, इन लोगों ने भी रैदास पर कुछ नहीं किया। एक बार हिंदू कॉलेज में व्याख्यान रखा था गोपेश्वर सिंह ने हिंदू कॉलेज में कि उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन।
तो नामवर सिंह उद्घाटन में कहते हैं दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की आज क्या जरूरत है, जब हमारे यहाँ रैदास और मीराबाई मौजूद हैं तो दलित विमर्श स्त्री विमर्श करने की क्या जरूरत है। तो उद्घाटन तक मुझे देखकर उन्होंने कहा होगा, क्योंकि मैं बराबर अस्मिता विमर्शों पर बोलता था, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, इन सारे विमर्शों की मैं कर रहा था। लेकिन वह तो उद्घाटन सत्र में बोल के चले गए। तो मैंने यह कहा कि नामवर सिंह पूरे देश में घूम घूम कर उत्तर आधुनिकता के महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताया करते थे। आज 10 साल बाद हिंदू कॉलेज में मुझे पता चला कि वह तो पिट गया है, गया गुजरा है। इसका मतलब नामवर सिंह पिटे हुए को हमारे सामने पीट रहे थे। और दूसरी बात यह है कि आपको रैदास या मीराबाई अगर याद हैं तो आप लोगों में से किसी ने रैदास पर क्यों नहीं लिखा? क्यों रैदास का नाम लेते हैं अपना मुंह खराब करने के लिए? मीराबाई का नाम क्यों लेते हैं? मीराबाई और रैदास आज के दलित विमर्श के प्रस्थान बिंदु हैं। कबीर रैदास आज के नारीवादी विमर्श की प्रस्थान बिंदु है मीराबाई। मीराबाई जिन्होंने राजस्थान का राणा वंश हिंदू समाज का सर्वोत्तम वंश रहा है, और उसमें जब ब्याह कर मीराबाई आई, सामान्य ठाकुर परिवार की थी वो, उनका बहनापा राजरानियों के साथ नहीं था। अहिरनी भीलनी की बात करती है, अहिरनी माने गोपियां, गोपियों की बात करती हैं। भीलनी वो जो महिला है जो उसके जो है भील कन्या जो है उसकी बात करती थी। तो जब मीराबाई आई और उनका गृह प्रवेश हुआ तो उनकी सास ने कहा सत्य की पूजा करने के लिए, क्योंकि राजपूतों के यहाँ तो अस्त्र शस्त्र की पूजा होती थी। मीराबाई ने उसका सीधा प्रतिरोध किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं तो गोपाल कृष्ण की भक्त हूं। राजाओं महाराजाओं की स्तुति में या उनकी परंपरा को मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। और यह कह करके उन्होंने कहा बहुत प्रताड़ना झेली, तो उन्होंने ऐसी साहसिक महिला मीराबाई जैसी उस समय कोई नहीं थी। संत रैदास की चर्चा आप लोगों ने बहुत कम की, लेकिन अंबेडकर की चर्चा ज्यादा होता रही, उनकी बातें होती रही, राजनैतिक बातें होती रही उनकी। लेकिन आप रैदास को पढ़ा ही नहीं गया, हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा, आलोचकों ने नहीं पढ़ा। राम राज्य को, तुलसी के राम राज्य को तो खूब पढ़ा, और तुलसी के राम राज्य को गांधी जी ने लेकर के कहा कि हम आजाद भारत होगा तो उसमें राम राज्य लाएंगे, यह यूटोपिया की। लेकिन रैदास की बेगमपुरा की जो अवधारणा है, जो सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का संदेश देता है, उस किसी के जहन में क्यों नहीं जाता? बेगमपुरा रैदास का एक ऐसा कल्पित समाज है, कल्पित देश है, कल्पित नगर है, जिसे बेगमपुर या बेगमपुरा कहते हैं। और जब बनारस में रैदास की जयंती के समय जब जालंधर के दलितों का आना शुरू होता है तो जालंधर से एक बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है। तमाम पंजाब के रहने वाले दलित उस रेलगाड़ी के द्वारा न जाने कितने दिनों, कई दिनों पर आते हैं वहां, उनके पूज हुए। तो रैदास ने बेगमपुरा में जो कहा, उसकी एक उनकी बेगमपुरा की कविता है, मैं उसे अभी जरा सुना देता हूँ, पूरा कोई याद नहीं है, उसे आप हम सब सुन लीजिए। कि बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं ती छाँव, न दुख है न अंदेशा है, वहां नहीं कुछ है, ना तस्वीर खिराज न माल, वहां कोई टैक्स नहीं लगता, वहां कोई माल या पूंजी उस तरह की नहीं है, वहां कोई जमीन का मालिक नहीं है, सब समानता का समाज है, समता मूलक समाज है। यहाँ सब लोग आपसी सब भाईचारा के साथ रहते हैं। जहाँ खौरी सदा मेरे भाई, खौरी
जहाँ सब कुछ खैर है, यानी सभी लोग सुख के साथ रहते हैं, कोई भाईचारे के साथ रहते हैं, उस तरह का रहता है। और कहीं सदा पातशाही, वहाँ की जो बादशाहत है, बेगमपुरा की जो बादशाहत है, वह लोकशाही है, वो हमेशा कायम रहने वाली है और दृढ़ता के साथ लोग उसका पालन करते हैं। तो दोमन होम 100 आही, न हाँ कोई नागरिक दूसरे दर्जे का है न तीसरे दर्जे का है, बल्कि सब अव्वल है। ईटा में होता है ना, अव्वल ईटा, पका हुआ अव्वल ईटा, थोड़ा कम पका हुआ दोयम, और जो कम बिल्कुल उसने का पटा हुआ है वह तेयम। बराबर उसको रैदास के बेगमपुरा से थॉमस मोर के यूटोपिया के साथ तुलना की गई है। और यहाँ इस बात को जो मैंने कहा कि छोट बड़े सब सम बसाए रैदास रहे, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। अन्न मिलने की बात करना या जनता के आर्थिक मुक्ति की ओर संकेत करता है। यह जो है मार्क्स के आर्थिक मुक्ति की ओर संकेत करता है। छोट बड़े सब सम बसाए, यह डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक मुक्ति की ओर इशारा करता है। यह मार्क्स के पहले, अंबेडकर के पहले रैदास उनसे 600 साल पहले यह बातें करते रहे। रैदास हिंदी के पहले संत कवि हैं जिन्होंने ज्योतिबा फूले से पहले गुलामी का सवाल उठाया है। पराधीनता पाप है जान ले हुए में, रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। जो गुलाम है, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, उसके मालिक का धर्म होता है, वही उसका धर्म भी होता है। तो उस गुलामी के, अब रैदास के समय गुलामी की क्या स्थिति है, इसको अगर जानने के लिए आप आज के दलित आत्मकथाओं को पढ़ लें, तुलसी राम की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या तमाम लोगों ने, तो उसमें दलित समुदाय की एक जहालत थी, उसमें से देखा।